नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, NMMS 2022 के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये आज का वीडियो है वो गणित में संख्या पद्धति पर आधारित है। संख्या पद्धति, और इस वीडियो में से 1% तो आपके लिए कन्फर्म आना ही आना है परीक्षा में, यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित 1% तो पक्का परीक्षा में आता है। तो अब संख्या पद्धति के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याओं के बारे में बताए गए हैं और कैसे इसमें प्रश्न आते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और जो पीछे पेपर में प्रश्न आए हुए उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कहाँ पे आया हुआ है। तो हम देखते हैं, चर्चा करते हैं संख्या के बारे में। तो संख्या पद्धति क्या होता है कि विभिन्न संख्याओं एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करने की पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। जैसे देखो, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो विभिन्न संख्या व उनकी विशेषता, विभिन्न संख्या व उनकी विशेषता का अध्ययन करने की पद्धति, यानी कि संख्या पद्धति क्या कहलाती है? विभिन्न संख्याएं व उनकी विशेषता का अध्ययन करने की पद्धति संख्या पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम देखते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। कौन सी? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है वह अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। अब इनमें भी प्रश्न बन जाता है, निम्न में से प्राकृत संख्या है 0, 1, तो इसमें से कौन सा होगा? 1, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या है नहीं, तो ये 1 प्राकृत संख्या हो जाएगा। यानी जो धनात्मक होती है और 0 से ये 1 से लेकर अनंत तक जाती है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अगला दिया गया है पूर्ण संख्या। कौन सा दिया गया है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। क्या? होल नंबर, जिसे W से दिखाया जाता है। तो वे संख्याएं जो कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। याद रखना कि ये संख्या कहाँ तक जाती है? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये चलती जाए, या फिर ऐसे कहते हैं 0 प्लस प्राकृत संख्या। 0 प्लस प्राकृत संख्या। आई बात समझ में? तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे हम देखते हैं कि एक होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? ऋणात्मक प्लस शून्य प्लस धनात्मक संख्या, यानी कि ऋणात्मक 0 और धनात्मक संख्या ये सभी शामिल होती है। जैसे -5 है, -5 है, 0 है, 4 है, तो ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। अब इनमें से पूछ लिया जाता है निम्न में से पूर्णांक संख्या नहीं है या निम्न में से पूर्णांक संख्या है, तो प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से। आगे हम बात करते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या? सम। और सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ये क्या है? सीधी सी बात है, जिसमें 2 का भाग, जिस संख्या में 2 का पूर्ण भाग जाता है वह सम संख्या होगी।
क्या होगी? सम संख्या। या फिर इस प्रकार से याद रखना, जिस संख्या की इकाई का अंक कितना हो, 2, 4, 6, 8 और 0। किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी, या वह संख्या क्या होगी? सम संख्या। और जो बाकी बची हुई संख्या क्या होगी? विषम संख्या। क्या होगी? विषम संख्या, यानी कि ओड नंबर। क्या होगी? विषम संख्या या ओड नंबर। इस बात को आपको याद में रखना है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 6, 9, 11, 13 सम संख्या है, तो सम संख्या कौन सी है? 6। कौन सी है? 6, क्योंकि बाकी में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है। फिर आती है अभाज्य संख्या देखते हैं पहले। अभाज्य संख्या इम्पोर्टेंट है। अभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तब भी इसको काम में लेते हैं, तो अभाज्य संख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वे संख्याएं जिनमें समय व एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, यानी कि वह संख्या जिसमें समय यानी खुद का और एक इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊँ आपको कि 3 है, 3 में केवल 1 का और 3। जैसे 11 है, 11 में 1 और 11, 13 है, 13 में 1 और 13 इन्हीं का भाग जा रहा है। लेकिन हम देखें 9 में 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 9 का। इनमें 1 और 9 के अलावा यानी कि समय और 1 के अलावा एक संख्या और है जिसका भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 23 है, 23 में 1 और 23 का ही भाग जाएगा। लेकिन 24 है, 24 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है और 24 समय का जा रहा है और 12 का जा रहा है। इतनी संख्याओं का भाग जाता है। तो 24 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 23 क्या है? अभाज्य संख्या। तो आप समझ गए होंगे कौन सी अभाज्य संख्या और कौन सी भाज्य संख्या है। इन संख्याओं को भी याद रखना है, इनमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या तो अलग होगी, तो उसके पीछे जो बचती है संख्याएं वो सभी क्या होगी? भाज्य संख्याएं होगी, यानी कि वह संख्या जिसमें समय व 1 के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता हो। समय और 1 के अलावा और भी संख्याओं का भाग जाता हो, तो वह कौन सी होगी? भाज्य संख्या। जैसे 24 क्या है? भाज्य संख्या 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6, 8, 12, 24 इतनी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो यह कौन सी होगी? भाज्य संख्या हो गई। कौन? 24। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। आगे है परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी S/हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त क्या होती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर कितना नहीं होना चाहिए? 0। परिमेय संख्या के लिए शर्त यही है कि P/Q के रूप में लिखी जानी चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये है शर्त। किसके लिए? परिमेय संख्या के लिए ये क्या है? शर्त है। अब कोई संख्या दे दी कि 6/0, 0/6, 4/3, यह सभी इनमें से परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है? ये, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी गई है, लेकिन Q बराबर क्या? 0 दिया गया है। Q बराबर 0 दिया गया है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। बाकी सभी ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। परिमेय संख्या नहीं है तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो आप कर सकते हैं इनको।
तो बच्चों अगले वीडियो में हम बाकी जो संख्या पद्धति के रूल हैं उनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में इससे संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें, अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि जो ये परीक्षा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। आगे अपनी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करोगे तब आपकी परीक्षा के जो प्रश्न है या जो आपकी तैयारी का आधार है वो काम में आएगा। आपको फिर वहाँ पे जीरो से तैयारी करने की शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही आपके पास में प्रतियोगिता परीक्षाओं का ज्ञान होगा। तो आप लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। कोई भी समस्या है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पे प्रथम बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद बच्चों।